बदले ना गए हमसे तो हालात अभी तक, करते ही रहे लोग सवालात अभी तक। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर नया साल एक आस और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं लाता। सख्त फैसलों के नाम पर कड़वी गोली अवाम को खिलाई जाती है और कहा यह जाता है कि इसके फवायद मुस्तकबिल में मिलेंगे, लेकिन वो मुस्तकबिल है कि आने का नाम नहीं ले रहा। आ जाएगी, घबराओ नहीं। कड़वी गोलियां खा खा कर अवाम का मिजाज भी कड़वा हो गया। पानी में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए, हमारी जान छूट जाए जिंदगी से। रोटी तक छीलनी है इन बगैरतों ने। बाबरा शरीफ, नवाज शरीफ, फलाना शरीफ, शरीफ ही शरीफ आ रहे हैं, समझो। ये हुकूमत नहीं है, फिरौन है, और हम इस फिरौन को पैर की जूती में रखते हैं। 77 साल गुजर जाने के बाद भी हम वही खड़े हैं। मजबूरी है। बहुत हो गया। एक एटॉमिक पावर 24 करोड़ लोगों का मुल्क, वसाइल से भरपूर, क्या नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है इकोनॉमी का। इकोनॉमी, यस। कि इकोनॉमी के जो हालात में, जिस गड्ढे में हम गिरे हुए हैं, खाई में, बल्कि उससे निकलना भी है। उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ऊपर से महात्मा साहब ने उनको खत लिख दिया हुआ है, उसके बाद और ज़रा ऐंठ गए हैं। वो तो शॉर्ट टर्म के अंदर फौरी इस क्राइसिस से जो निकलना है डेट ट्रैप में से, तो हमें अपनी कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि फैमिली सिल्वर ही बेचनी पड़ेगी। कि ख़ास तौर पे लॉस गिविंग जो हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि स्टील मिल, PIA, ब्ला ब्ला ब्ला, इनको बेचा जाए। ऐसी मुश्किल यानी वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लगा रहे हैं। इसको कैसे फेडरल कैबिनेट जो है वो डील करेगी, जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, इनके लिए औरंगजेब साहब का नाम आ रहा है, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल अपहिल टास्क है वो। दूसरा ये कि हमने को 20 से 25 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं, क्योंकि सर्विसिंग करनी है, जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो चुकाने हैं हमने, और जो हमारी इकॉनमी को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए सरमाया जो है वो कहाँ से आएगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूँकि इस हुकूमत के पस मंज़र में जनाब नवाज शरीफ साहब हैं जी, और वो इस काम के मास्टर हैं कि वो अपने दोस्त ममालिक से उनके ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा काम आए हैं। ये हवा में बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। चाहे वो सऊदी अरब था, चाहे वो UAE था, चाहे वो चाइना था, चाहे वो कतर था, तो उनका इन्फ्लुएंस वहाँ मौजूद है। और हम तवक्को करते हैं कि ये चैलेंज भी बिलाखिर वो मीट करने में कामयाब हो जाएंगे। हम यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको मालूम है इसका बैकग्राउंड, और उसमें जो कुछ हुआ 16 महीने की हुकूमत में, वो भी अब लोगों को फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए। अब सूरत हाल क्या है? IMF का एक मरतबा फिर डू मोर का मुतालबा, तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। पहली बात तो ये कि यानी कि यही वो तबका है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दुनिया जहान के टैक्स लगे हुए हैं। और ये वो तबका है क्योंकि तनख्वाहदार है, आपने एट सोर्स डिडक्ट करना होता है, हुकूमत ने काट के आपको दे देगी तनख्वाह। प्राइवेट इदारे हैं वो तनख्वाह एट सोर्स डिडक्ट करेंगे और आपको बाकी मानदा तनख्वाह दे देंगे। इन्हीं के ऊपर तनख्वाह के ऊपर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा जो है वो IMF ने रख दिया है कि अब इसको बढ़ाएं। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में नई हुकूमत के इक़्तिदार संभालने से कबल IMF ने की नई तजवीज़, अब ये हुकूमत कायम नहीं हुई और इनकी तजवीज़ आ गई है सामने, मुल्क के मुतवस्सित तबके पर मज़ीद बोझ बढ़ने का, जिसकी वजह से ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। IMF ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स की शरह बढ़ाने और टैक्स स्लैब की तादाद 7 से कम करके 4 करने की तजवीज़ दे दी है। अब 4 का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग उस टैक्स स्लैब में फॉल करेंगे जहां पर उनका और लाखों जो है वो कमाने वालों का एक जितना टैक्स होगा, वो टैक्स की शरह जो है वो एक जितनी होगी। टैक्स तो ज़ाहिर है कि इनकम के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन जो स्लैब जिसमें आप फॉल करेंगे, जिस कैटेगरी में आप फॉल करेंगे, वो एक ही होगी। अब जो पेंशनर्स के हवाले से और दीगर जो बातें चल रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। पहले मैं ये ज़रा कंप्लीट कर लूँ। IMF की तजवीज़ की मंजूरी की सूरत में हुकूमत को तो 480 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकेगा। ताहम इस फैसले से तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ भी मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, पूरी दुनिया में रियासतें टैक्स के ज़रिए ही चलाई जाती हैं, ममालिक टैक्स के ज़रिए चलाए जाते हैं। हर मुल्क में टैक्स का निज़ाम होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, अपनी एक फ़िस्कल स्पेस के एतबार से ये सब कुछ होता है। लेकिन
हुकूमतें जब टैक्स लगाती हैं तो उसके अगेंस्ट फैसिलिटीज़ देती हैं। हुकूमत टैक्स लगाएगी आपके ऊपर, आपको बेहतरीन इलाज की सहूलत देगी, आपको बेहतरीन सड़कें फराहम करेगी, आपकी हिफाजत यकीनी बनाएगी, आपको तालीम बच्चों की, आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, आपके सर पे छत है, ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं और खाने पीने की अशिया जो हैं वो आपको सस्ते दामों अफोर्डेबल रेंज में मिलें, ये हुकूमत ने इंश्योर करना होता है। लेकिन हुकूमतें और उन पे जो हुक्मरान हैं उन्होंने इलाज करवाने हैं बाहर, कारोबार उनके बच्चों ने करने हैं बाहर, किसी ने अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाने हैं, क्या बिज़नेस एम्पायर्स खड़ी करनी है। तो फोकस वो होगा तो फिर आवाम के साथ तो जो हो रहा है वो आपके सामने है। तो 480 अरब रुपए मज़ीद इकट्ठा करना है। कभी खबर आती है कि 80 अरब रुपए इकट्ठा करने के लिए 7.5 रुपये ये यूनिट बढ़ा दिया है। अभी गैस की कीमतें मुवाजना करें 2023 के जनवरी के अपने गैस के बिल का 2024 के अपने गैस के बिल से, आपको 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि आपका जो यूसेज था वो उस वक्त कितना था, उसके अगेंस्ट बिल कितना था और आज आपका बिल कितना है। तो ये खामोशी से किस वक्त बढ़ गया, खामोशी से नहीं बढ़ा। ये अनाउंसमेंट एक ऐसे वक्त में होती है जिस तरह अभी सर्दियां जाते जाते गैस का यूनिट जो है वो उसकी प्राइस बढ़ा दी गई है। तो अगले साल जो 2025 का जनवरी होगा, जो 25 का दिसंबर होगा, उसमें फिर गैस का बिल आपको पता चलेगा। इसी तरीके से जो जाते जाते शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बिजली की बिल बढ़ाए थे और उसका इम्पैक्ट, असल इम्पैक्ट अगस्त में और सितंबर के बिलों में आया, तो आपको याद है कि क्या हुआ होगा। बहरहाल पैसे इकट्ठे कर रही है हुकूमत, उसके अगेंस्ट फैसिलिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए पाकिस्तान के आवाम को। अच्छा, IMF की तरफ से हुकूमत को ये भी तजवीज़ दी गई है कि पेंशनर्स को निजी आजरों की शराकत पर दी गई टैक्स छूट भी ख़त्म कर दी जाए, यानी पेंशनर्स को भी टैक्स की छूट जो है वो ख़त्म कर